देखिए, हिमाचल में जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज जैसे आपने देखा, जो इतने दिनों से अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस के जो बागी पूर्व विधायक आप कहिए, क्योंकि विधायक वाला जो मैटर था वो तो खत्म हो गया था, डिस्क्वालिफिकेशन और बाद में स्टे ना मिलने के कारण। लेकिन अब वो भी और जो तीन निर्दलीय थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 9 लोगों ने आज भाजपा ज्वाइन की है, जिसमें 6 लोग जो थे वो स्पीकर के फैसले से डिस्क्वालीफाई हुए थे और 3 निर्दलीयों ने खुद ही इस जो एक तरह से अपने आप को ऑफर कर दिया रेजिग्नेशन करने के बाद। हालांकि रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना ना करना वो एक अलग विषय है, उस ट्विस्ट की बात हम अलग से आज करेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि जब आज की अपडेट हमारे सामने है वो ये है कि 9 लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। दिल्ली पार्टी कार्यालय में ये जो कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम की जो इसमें किसने क्या कहा और किसको किस तरह से स्वागत किया गया, वो हम आपको अलग से फिर आगे बात करेंगे। निर्दलियों के इस्तीफे को लेकर एक ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि स्पीकर ने अभी क्योंकि इनको स्वीकार नहीं किया है। दूसरी तरफ इनका किसी पार्टी में ज्वाइन करना, जैसे आज इन्होंने मेंबरशिप दिल्ली में पार्टी की ले ली, तो उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन का जो एक क्लॉज है उसको किस तरह से वो इन पे लागू होगा, इन दोनों परिस्थितियों में एक तरह से बात करेंगे। अगली बात करेंगे देहरा में जो रमेश धवाला हैं वो क्यों उबले हैं, और ये आज की ही घटना है, आज का ही इंसिडेंट है। इसकी भी बात करेंगे। इस तरह के मामले आपको और भी देखने को आगे मिल सकते हैं बीजेपी में भी, क्योंकि जो लोग अब ये ले लिए गए हैं बाहर से, यानी कहिए कि दूसरे दल से, उसके बाद पार्टी के विद इन जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, ये भी गौर करने वाली बात अगले अगले कुछ वक्त के लिए रहेगी। इसके साथ एक और बात करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने की, कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली पार्टी कार्यालय में सिर्फ 3 लोगों को बोलने का मौका दिया गया। इन लोगों में थे सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, और निर्दलियों की बात करें तो होशियार सिंह। इन लोगों ने क्या कहा बीजेपी में शामिल होने के बाद, ये आपको जरूर आज बताएंगे, क्योंकि जो इनका जो भी कहना था उसको आपको जानना जरूरी है ये पार्टी में शामिल होने के बाद। और इसके अलावा जो अगला सब्जेक्ट है कि जो सरकार ने इन पे इनके इस कदम के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी है। जो कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा और सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक संजय रतन ने एक ज्वाइंट प्रेस वार्ता की है, उन्होंने जो है वो क्या कहा। अगली जो बात है इंपॉर्टेंट वाली वो ये है कि मेजोरिटी का दावा सरकार की तरफ से किया गया है वर्तमान परिस्थितियों में भी, जब उनके पास टोटल 34 का फिगर अब रह गया है और मेजोरिटी के लिए 35 एमएलए चाहिए। लेकिन रिड्यूस्ड हाउस में कैसे मेजोरिटी का दावा हुआ है वो भी आपको बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति, क्योंकि ये तो हो गए पॉलिटिकल मामले, पॉलिटिकल के अलावा जो सरकारी कर्मचारियों या सरकार की जो आगे व्यवस्था चल रही होती है उससे रिलेटेड जो है वो जो सारी चीजें हैं वो भी अब ले लेते हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति पर एक बड़ा ऑर्डर एजुकेशन ने किया है, और ये ऑर्डर वो है जो अदालतों से आदेश आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगे थे उनको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, मतलब डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट से सभी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाएं। और इसीलिए ये आज का एक बड़ा ऑर्डर है जिसमें 7 या 8 साल का जो सेवा लाभ है वो कर्मचारियों को मिला है। ये एजुकेशन की बात है, इसको लेकर आगे विस्तार से बात करेंगे। साथ में बात करेंगे खाली पद अब क्यों नहीं भरे जाएंगे विभागों में। ये थोड़ी सी सीरियस एक बात है, लेकिन क्योंकि मामला ही ऐसा है इसलिए इसकी जानकारी देना आपको जरूरी है कि इस तरह का ऑर्डर क्यों करना पड़ा है और किसने किया है और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली पिछले 2 साल से जो खाली पद थे उनको अबॉलिश करने का ऑर्डर हुआ है। ये पूरी बात आगे आपको बताएंगे। साथ में एक बात ये करेंगे कि अस्थाई टीचर भर्ती को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो क्या है। एचपीयू में यूजी क्लासेस की डेट शीट है, और जो सिंगापुर टीचर जा रहे हैं उनकी भी बात करेंगे। देखिए, पहला जो एक क्रम था जो सिंगापुर टीचर भेजने का वो हो गया था, और सेकंड वाला जो दौरा है अब ये 3 से 10 अप्रैल तक जो है दूसरा दल जा रहा है। 100 शिक्षक इसमें होंगे, और इनको जो है 3 से 10 अप्रैल तक का ये एक्सपोजर विजिट इनका रहने वाला है। इसकी सूची शिक्षकों की सिंगापुर जाने वालों की वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। ये शिक्षक 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जाएंगे, और इनको जो है
एक दिन का सेमिनार इनके लिए समग्र शिक्षा में रखा गया है। 26 मार्च को सुबह 10 बजे ये सेमिनार होगा। एसपीडी जो है राजेश शर्मा, उन्होंने बताया कि लिस्ट फाइनल कर दी गई है, इन सबको जानकारी स्कूल के मुखियाओं को भेज दी गई है और पहला बैच जो था वो आ गया था। अब दूसरे बैच में सिरमौर, किन्नौर, ऊना, कांगड़ा और मंडी सहित कुछ जो जिले हैं उनके जो टीचर इसमें जा रहे हैं। अगली बात करें अगर यूजी की डेट शीट की, तो वो 28 मार्च से प्रदेश के 90,000 छात्र जो हैं वो यूजी की परीक्षाएं देंगे। फाइनल डेट शीट जारी हो गई है। रेगुलर के साथ ही रीअपियर के एग्जाम भी होंगे। शिक्षा विभाग ने डिग्री कॉलेजों को आदेश जारी कर दिए हैं। रिजल्ट के लिए तय समय पर मूल्यांकन भी पूरा करना होगा और सुबह और शाम दोनों सत्रों में ये एग्जाम होने हैं। एक अपडेट, पब्लिक सर्विस कमीशन की एक स्पेशलिस्ट आईटी का एक पोस्ट है रेवेन्यू विभाग की, उसको लेकर जो 3 अभ्यर्थी उसमें रिजेक्ट लिस्ट में डाले गए हैं, उसको लेकर डिटेल आप जो वेबसाइट है वहां से ले सकते हैं। अब अगर बात करनी है तो वो है खाली पद अब नहीं भरे जाएंगे और अस्थाई टीचर्स की जो भर्ती नहीं होगी उसको लेकर। देखिए, हायर एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आज एक ऑर्डर किया है, अमरजीत शर्मा ने, और जो ऑर्डर है वो ये बताता है कि जो अस्थाई टीचर हैं अब उनकी नियुक्ति नहीं होगी किसी भी सूरत में। आप इसमें ले सकते हैं पीटीए को, एसएमसी को पीरियड बेस्ड के आधार पर और वर्कलोड बेसिस पर भी, चाहे कोई डिग्री कॉलेज है चाहे संस्कृत कॉलेज है, किसी में ये नहीं होगा और शिक्षक और गैर शिक्षकों दोनों पर यह आदेश लागू होगा। और स्कूल जो ये वित्तीय लेन देन के सैलरी से जुड़े मामले हैं अब कॉलेज और स्कूल अपने स्तर पर सुलझाएंगे। पीटीए, एसएमसी पीरियड बेस्ड आधार पर जो सैलरी के भुगतान मामले हैं वो उच्च शिक्षा निदेशालय को अब आगे ना भेजे जाएं। इनमें से लिटिगेशन के भी बहुत से मामले हैं। और जो नई नियुक्ति अगर किसी ने की तो जो एचओडी है या जो कॉलेज का हेड है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी तय होगी। ये इसमें बात साथ में कही गई है। अगली बात है खाली पद अब नहीं भरेंगे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की है। और ये अपडेट इसलिए है, देखिए कि आज एक ऑर्डर ये हुआ है, वैसे 21 तारीख को, 21 मार्च को, 23 मार्च का ऑर्डर तो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, 21 मार्च का है ये जो नई भर्तियों को, जो खाली पद है उनको रोकने को लेकर है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम एफसी रेवेन्यू की तरफ से ये ऑर्डर सभी डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर्स को, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स को भेजा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि जो पोस्ट पिछले 2 साल से और 2 साल या इससे ज्यादा समय से खाली है सरकारी विभागों में, बेसिकली ये ऑर्डर तो सिर्फ रेवेन्यू तक सीमित है लेकिन सभी विभागों के लिए ये ऑर्डर किए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो पोस्ट 2 साल या 2 साल से ज्यादा समय से खाली है सरकारी विभाग में, उसको अबॉलिश कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको दोबारा भरना नहीं है। और इसमें यह भी कहा है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव टू से दैट द फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज इशूड इंस्ट्रक्शन डेटेड 14/8/2012। 2012 की इंस्ट्रक्शन का हवाला दिया जा रहा है लेकिन 2012 की इंस्ट्रक्शन में कुछ और है और ऑर्डर कुछ और हो गया है। और ये कहा है कि विच हैज बीन मेड क्रिस्टल क्लियर दैट ऑल पोस्ट लाइंग वेकेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेम्पोररी और परमानेंट नेचर, मतलब चाहे पोस्ट परमानेंट हो, फंक्शनल हो, चाहे टेम्पोररी हो, दोनों ही तरह की पोस्ट में जो 2 साल से ज्यादा अवधि से खाली हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाए। जो डिपार्टमेंट और पीएसयू है वो शेल henceforth बी डीम्ड टू हैव बीन अबॉलिश्ड एंड ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट शेल इशू formal order to this effect at their own level and shall furnish the complete detail of such post along with formal orders of abolition of post टू फाइनेंस डिपार्टमेंट। मतलब 2 साल से ज्यादा समय से तक जितने भी ये खाली पद हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाए, चाहे वो फंक्शनल हो मतलब परमानेंट हो या टेम्परेरी हो। हवाला दिया है 14/8/2012 की एक इंस्ट्रक्शन का। वो इंस्ट्रक्शन भी हमारे पास है 14 अगस्त 2012 की। और ये इंस्ट्रक्शन ये कहती है, देखिए ये कहती है कि जो परमानेंट नेचर के जो मामले हैं जो हैं उनको भरने को लेकर इमीडिएटली प्रोसेस शुरू किया जाए और फाइनेंस से उठाया जाए, और जो टेम्परेरी पोस्ट हैं जो खाली पड़ी हैं पिछले 2 साल से उनको अबॉलिश कर दिया जाए। लेकिन अभी जो ऑर्डर हुआ अबॉलिशन का उसमें परमानेंट नेचर वाली जो पोस्ट है वो भी अबॉलिश कर दी गई है। तो ये एक ऑर्डर है और फाइनेंस ने पॉसिबली सभी विभागों को ये किया होगा। वैसे रेवेन्यू से हमने अभी पूछा है, उसके बाद थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी होगी कि
बाकी विभागों में भी इस तरह का ऑर्डर है अभी या नहीं है। अगली बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति की एक बड़ी अपडेट है, और इस अपडेट को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विभागों में कर्मचारी कोर्ट जाके इसके बारे में रिलीफ मांग रहे थे। बहुत सारे जगहों से जो रिलीफ है वो उनको मिल भी गया और इस रिलीफ के मुताबिक आगे काम हो भी रहा है। लेकिन जो कोर्ट से डिसीजन आया है, कोर्ट के डिसीजन को लागू करने के लिए अब अलग अलग ऑर्डर हो रहे हैं। आज एजुकेशन ने इसी कॉन्ट्रैक्ट के विवाद के मामले में एक ऑर्डर किया है जिसको आपको जानना जरूरी है, और ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी भी हमारे सामने जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि जो ये लागू सभी विभागों को ये कोर्ट के ऑर्डर करने हैं, और इन ऑर्डर्स को जब लागू करना है तो आज जो ऑर्डर हुआ है उसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर किया है, और जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक जो चीजें हैं वो अब हमारे सामने आई हैं। ये ऑर्डर है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट का सीनियरिटी के उसी मामले में जिसके मामले में कुछ विभागों से कर्मचारी कोर्ट से जीते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी और फाइनेंशियल बेनिफिट का। और इस मामले में मनोज कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी एंड अदर्स ये हाई कोर्ट से गए थे और हाई कोर्ट से ये डिसीजन आगे हुआ था। इस डिसीजन में जो कोर्ट किए गए हैं बाकी मामले, उसमें एक केस है स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस ओम प्रकाश, और इसी तरह का अगले मामले भी हैं। इसमें यह कहा गया था, ऑर्डर किया गया था कि 4 हफ्ते के भीतर द पिटीशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ विद द डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट टू कंसीडर एंड डिसाइड द केस ऑफ द पिटिशनर इन लाइट ऑफ द अफोरसेड डिसीजन बाय पासिंग अ स्पीकिंग ऑर्डर। और इसमें ये कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो बेनिफिट जो है 4 हफ्ते के भीतर देना है। आज एक ऑर्डर किया है एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर ने और ये कहा है कि आई एम ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द केस ऑफ द पिटिशनर इज सिमिलर टू द पिटिशनर कुलदीप चंद वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी। ये मामला ऑलरेडी शीला देवी वाले मामले के साथ भी कनेक्टेड था, और उसके बाद मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, इस तरह के और भी कई इसमें कनेक्शन हैं। द फॉलोइंग petitioners are hereby considered as deemed regular employees of the state in the pay scale of 10, 334, 800 और 3600 ग्रेड पे plus other allowances from the date of when they were initially appointed or joined on contract basis with all consequential benefit। ये डीम्ड रेगुलर माने गए हैं। और देखिए ये इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट थी वो 14/11/2008 की थी। जो ऑर्डर है वो है 9 लोगों का। ये बैच वाइज टीजीटी नियुक्त हुए थे, 9 लोग हैं ये नियुक्त हुए थे 14/11/2008 को, और इन्हें रेगुलराइजेशन इनकी हुई थी 22/6/2015 को। तो आप देख सकते हैं कि जो 7 साल का गैप इसी में दिख रहा है, मतलब 7 साल का जो बेनिफिट है वो इसी में कैलकुलेट हो जाएगा। हालांकि पूरी तरह से इसको किस तरह से लागू करेंगे और बाकी विभाग किस तरह से इन मामलों को फॉलो करेंगे वो आगे बात है, लेकिन कोर्ट से जो डिसीजन है उनको लागू करने को लेकर ये सारे फैसले किए जा रहे हैं। और अभी ये वाला जो मामला है वो भी आपके सामने आ गया है। जहां तक अब जो ये सरकारी ये फाइल वर्क और कोर्ट केसेस के मामले हैं, इनके अलावा अगर हम बाकी मामले देखें अब तो उनको लेकर भी बात कर लेते हैं और उनको लेकर भी आगे बात करेंगे। लेकिन अब पूरी तरह से जो पॉलिटिकल आज का घटनाक्रम है अब उस पे बात करते हैं। देखिए आज जो विधायक हैं, जो पहले विधायक थे कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय, वो आज भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं और ये ज्वाइन हुए दिल्ली में पार्टी कार्यालय में। एक एक करके बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ रही हैं और इन सारी चीजों को किस तरह से देखना है और किस तरह से समझना है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए आज जो डिस्क्वालिफिकेशन का कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके प्रोविजन क्या हैं खासकर निर्दलियों के मामले में, उनकी भी बात करेंगे। और जो एक अफवाह फैल रही है कि पहले देखिए ये थी कि कोई और एमएलए भी आज इस्तीफा दे सकते हैं, वैसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। और कांग्रेस का जो विधायक दल है या जो आज भी जो ये 3 लोग सामने आए थे जिसमें यादवेंद्र गोमा मंत्री थे और एक सीपीएस और एक एमएलए, उन्होंने भी कहा कि और कोई जो है वो नहीं जा रहा, इसीलिए इन सारी चीजों पे भरोसा ना करें। लेकिन
इससे भी बड़ी जो अफवाह कल से चल रही है वो है, क्या भाजपा के विधायक भी सभी के सभी रिजाइन करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर कल भी मैंने आपको बताया था कि इससे जो 10th शेड्यूल है प्रेजेंटली अभी जो विधानसभाओं का इलेक्टेड मेंबर्स का या एंटी डिफेक्शन लॉ को गवर्न करता है, उसमें इस तरह का कोई रिलीफ अभी नहीं दिखता, कोई बेनिफिट नहीं दिखता कि बीजेपी पूरा विपक्ष इस्तीफा दे जाए और उसका कोई फायदा हो आगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। ये चीज समझनी चाहिए और ये चीज समझने की सबके लिए है। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि प्रेजेंटली जो सरकार में मैंडेट है वो किसके लिए था। अगर हम हाउस में बहुमत की बात करें तो मैंडेट कांग्रेस के लिए था, जो सबको स्पष्ट दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस के भीतर विधायक दल में बगावत हुई और उसके बाद बीजेपी को मौका मिला और उसके बाद स्थितियां आपके सामने हैं। लेकिन आज जो हुआ, आज पहले 9 लोग ज्वाइन किए, 2 किश्तों में 6 जो थे कांग्रेस के, बाकी वो पार्टी में बीजेपी में अलग ज्वाइन किए, और जो 3 निर्दलीय थे उनको अलग से ज्वाइन करवाया। और वो इसलिए किया क्योंकि दोनों के टेक्निकल ग्राउंड अलग अलग थे। और निर्दलीयों को लेकर ऑलरेडी एक पिटीशन तो नहीं, लेकिन आप ये कहिए कि रेजिग्नेशन पे अभी डिसीजन लेना है स्पीकर ने, इसीलिए भी हो सकता है भाजपा ने दोनों को अलग अलग ब्रैकेट इसके रखे हों। भाजपा के जो पार्टी कार्यालय दिल्ली में जो ये कार्यक्रम था उसमें राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह वही व्यक्ति हैं जो पार्टी जब टिकट देती है तो उसको साइन करते हैं, वो मौजूद थे। उनके साथ जयराम ठाकुर थे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे, राजीव बिंदल थे और हर्ष महाजन थे, जिनके चुनाव के बाद से ये सारा अभी तक का जो खलारा है वो पड़ा हुआ है। अभी देखिए, जो ये इनका पार्टी में जो स्वागत है वो अनुराग ठाकुर ने भी किया। और वक्त बदलते वक्त का भी एक ये पहचान होती है। देखिए कि जिस राजेंद्र राणा ने धूमल साहब को चुनाव में हराया था, अनुराग ठाकुर ने उन्हीं राजेंद्र राणा को पटका पहनाकर स्वागत किया पार्टी में, और वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक तो ये पिक्चर आज आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि निर्दलियों के लिए अलग से कार्यक्रम करके उनको भी शामिल करवाया गया। शामिल करवाने के बाद अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग भरोसा करते हैं, उनके कारण देश आज इस स्थिति में है कि जो पूरी दुनिया भारत को इग्नोर नहीं कर सकती, और जो वो काम कर रहे हैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए हिमाचल से भी कुछ बाकी दलों के ये साथी आए हैं और इस तरह से आगे। और हिमाचल में एक और बात उन्होंने कही कि हिमाचल में 1.25 साल में ही भाजपा को मौका मिल गया है लोगों के लिए काम करने का। हालांकि काम तब करेंगे जब सरकार बनेगी, कैसे बनेगी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ जो जयराम ठाकुर है उन्होंने कहा कि ये लोग छोटी घटना नहीं है, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी घटना है कि 6 कांग्रेस के विधायक, स्थितियां इतनी खराब हैं कांग्रेस के अंदर कि इनको पार्टी छोड़ के आना पड़ा है, और ये कहा कि पार्टी में इनको पूरा मान सम्मान देंगे। जहां तक बात इन लोगों की है तो सुधीर शर्मा ने एक बात कही जो नई है बिल्कुल, और उन्होंने ये कहा कि बाकी तो वो चीजें कहते रहते हैं कि पार्टी में ऐसा था, मान सम्मान नहीं था या अपमानित किया जा रहा था, जैसे राजेंद्र राणा ने भी कहा। लेकिन सुधीर शर्मा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हर्ष महाजन को वोट इसलिए दिया क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जिसने राम मंदिर के खिलाफ जो केस लड़ रहा था कोर्ट में। ये एक नई बात कही है। इससे पहले और बातें कही हुई है, कईयों ने वाटर सेस केस का हवाला दिया है पहले। इससे पहले यही लोग कहते रहे हैं कि हिमाचल के खिलाफ ये वाटर सेस के केस में थे। लेकिन दिल्ली से ये कहा कि राम मंदिर के खिलाफ जो एक जो केस चल रहा था उसमें ये दूसरे तरफ खड़े थे, तो इसीलिए इनको हराया हमने वहां पे। होशियार सिंह ने वही बात कही कि हम तो इंडिपेंडेंट थे, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करके प्रताड़ित करने की कोशिश की, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया, मतलब विधायक पद से ही इस्तीफा दे दिया। तो ये आ गए बीजेपी में। अब आगे ये है कि आज अभी पहुंचने वाले हैं शिमला, 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है पीटरहॉफ में। उससे पहले इनका स्वागत समारोह होगा, 500 फूल मालाएं और जो 10 kg कुछ वो पेटल्स होते हैं गुलाब के, उनके ऑर्डर किए गए थे सुबह, ताकि इनके लिए एक पूरा कार्यक्रम किया जाए और उसके बाद फिर इनको एक फॉर्मली से चीजें हों। लेकिन आज के कार्यक्रम के बाद इनके पास ना सीआरपीएफ रहेगी, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अब विधायक ही नहीं रहे तो फिर जान को खतरा उस तरह का अब क्या मानिए, या आप कहिए कि बीजेपी के लिए भी फिर उसमें क्या उसमें वो दिखता है, क्योंकि अब चुनाव में जाना है और फैसला जो है अब जनता ने करना है। जो पॉलिटिकल लेवल पे था, जो पार्टियों के स्तर पे था, वो गेम उस तरह से चल रही है। लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि इस सारी लड़ाई का फैसला आखिरकार जनता ने करना है। भाजपा, कांग्रेस, ये सब जो जितना जोर लगाएंगे वो लगाएंगे, लेकिन असली फैसला जो है वो जनता
जनता ने करना है कि वो इस सारे प्रकरण को किस तरह से लेती है। तो ये हो गई ज्वाइनिंग, और उसके बाद आज जो कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम को भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, ताकि जो भी चीजें चल रही हैं वो आपके सामने हो और आपको उसकी जानकारी उस तरह से मिल जाए। लेकिन निर्दलीयों के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, और निर्दलीयों के मामले में ट्विस्ट क्या है वो आपको आज विस्तार से बता दें। ट्विस्ट ये है कि कल इन्होंने इस्तीफा दिया, और कल जिस तरह से ये गवर्नर के पास गए, गवर्नर से मुलाकात की, तो उसमें भी ये दिख रहा था कि इन सारी चीजों को देखते हुए कि ये गवर्नर के पास इसलिए गए कि इनको ये अंदेशा है कि स्पीकर जो है इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेंगे। ये इनको अंदेशा पहले से था, इसीलिए ये गए गवर्नर के पास। उसके बाद स्पीकर से भी मिले, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई, और वो सारा एफर्ट इसलिए किया गया क्योंकि स्पीकर की डिस्क्रिप्शन है, वो चाहें तो, क्योंकि जो वीडियोग्राफी है, ऐसा सूचना मिली है कि कुछ ऐसी पिटीशन स्पीकर के पास आ रही है या आ गई है जो ये कहती है कि इनको पहले अकेले सुना जाए, क्योंकि ये किसी के प्रभाव में हो सकते हैं। जब ये इस्तीफा देने आए तो नेता प्रतिपक्ष भी इनके साथ थे। ये पिटीशन किसी एमएलए की तरफ से है, किसी और की तरफ से है, वो अभी देखा जाना है। स्पीकर से जब आगे बात होगी तो सारी चीजें होंगी। आज हमने जो स्पीकर महोदय हैं उनका भी एक तरह से कोशिश की थी पक्ष लेने की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब फैसला होगा तो वो खुद ही प्रेस वार्ता के जरिए बताएंगे, तो वो जब फैसला होगा तब की बात है। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि जो इस्तीफा दिया है वो स्वीकार नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा ट्विस्ट इसमें यह है कि जब दिल्ली में इन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली एक डिस्क्वालिफिकेशन इनके ऊपर आ जाती है। वजह यह है कि जो 10th शेड्यूल है संविधान का, उसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए अपनी आइडेंटिटी खत्म करता है जिस पीरियड के लिए वो चुना गया है, किसी और पार्टी में जाकर, किसी पार्टी का मेंबर बनकर, तो वो उस सदन से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन इस मामले में डिस्क्वालिफिकेशन भी एक तरह से इनके ऊपर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन से पहले अपना रेजिग्नेशन दिया है। आइदर स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी या फिर जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन वो नहीं ले सकते क्योंकि उससे पिछली डेट में इनके पास रेजिग्नेशन मौजूद है। तो इन्होंने जब खुद रिजाइन कर दिया और अगले दिन पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी ज्वाइन करने से ही ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, चाहे स्पीकर ऑर्डर करे चाहे ना करे। हालांकि उसकी इंप्लीकेशन अलग है, जब डिस्क्वालीफाई होंगे तो वो एक प्रक्रिया अलग है, अलग कानून है, अलग तरह से होगा। और अगर स्पीकर जो एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो सीट है उसको वेकेंट कर देते हैं तो फिर वो अभी सारी चीजें हो जाएंगी। अब फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये लोग चाहते हैं कि हम विधानसभा का उपचुनाव नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के साथ अभी लड़ें, और ये अगर सरकार या स्पीकर ये डिले इसमें कर सकते हैं क्योंकि उसमें टाइम लिमिट नहीं है सुनवाई की। तो जो डिस्क्रिशन है वो कितने लिमिट की होगी वो 7 मई के बाद भी जा सकती है। तो अब ये मामला पूरी तरह से एक तो स्पीकर के पास है, दूसरा बीजेपी को यह देखना है कि जब इनको शामिल कर लिया तो उपचुनाव में वो किस तरह से कितनी सीटों के लिए आगे जाएंगे। ये एक अभी भी जो एक ट्विस्ट है वो बना हुआ है, और ये जो ट्विस्ट है अभी आगे मौजूद रहेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि प्रेजेंटली इस अफवाह पे ना जाएं कि बीजेपी के एमएलए भी आज इस्तीफा दे देंगे 25 के 25 जैसे कि अफवाह चल रही है, क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था है हमारे यहां उसके मुताबिक चाहे सिंपल मेजॉरिटी हो, चाहे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, चाहे जो किसी और फॉर्म की मेजॉरिटी हो, अभी इस तरह का एक कदम का कोई डायरेक्ट फायदा किसी सरकार के लिए दिखता नहीं है। बाद में जो चीजें सामने आएंगी वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी कि अफवाहें चल रही हैं। अगली बात करते हैं इसी के साथ। अब दो अपडेट हमारे सामने आ गई है, एक आई है धवाला से और एक आई है गगरेट से, और दोनों का वैल्यू है अपनी अपनी, क्योंकि आज जो दिल्ली में हुआ उसी का दोनों का ये असर है। देहरा में रमेश धवाला जो अभी ज्वालामुखी छोड़ के पिछला चुनाव देहरा से लड़े थे, वो जो है पार्टी की मीटिंग करने के लिए जो पार्टी का ऑफिस देहरा में बनाया गया है वहां गए कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन वहां जो ऑफिस का जहां मीटिंग होनी थी उस कमरे में ताला लगा हुआ मिला। उनको किसी ने बोला कि जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने ये ताला लगा दिया है। तो अब आप देखिए, जब वो ऐसा बोल दिया और उसके बाद ये चीजें हो गई तो उनको गुस्सा आ
गया, गुस्से में उबल गए, और जो अब जो उनका रिएक्शन है वो मीडिया पे सारा चल रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या वो जो होशियार सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली वो कारण है, या कोई और है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा रिएक्शन आया है गगरेट से, जहां पिछली बार कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में गए थे राकेश कालिया, और क्योंकि चैतन्य शर्मा को कांग्रेस का टिकट मिल गया था, तो राकेश कालिया ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैसे की राजनीति चला रहे हैं, वो अब भाजपा को भी दूषित करने आ गए हैं, इसीलिए वो भाजपा के बाद राकेश कालिया भाजपा के बाद कहीं और भी जा सकते हैं। ये दूसरा इंसिडेंट सामने आ गया है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अब दौर ऐसा है, देखिए, कि जब उछल कूद होती है तो कोई नहीं बचता, फिर दोनों दलों में उसकी हलचल होती है, और आने वाले दिनों में हमें अभी ये हलचल और दिखाई देगी, क्योंकि आज तो पीटरहॉफ में कार्यक्रम हो जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद जब अपने चुनाव क्षेत्रों में जाएंगे, उसके बाद असली गेम शुरू होगा। आगे जो उपचुनाव है वो किस तरह से होता है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या किया जाता है, ये सारी चीजें एक एक करके सामने आएंगी। और जब ये चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि जो किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। अंत में डिसीजन इस प्रदेश के लोगों ने करना है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन इसके बाद सरकार ने भी बागियों पे देखिए हमला किया है। जब ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो सुधीर ने, राजेंद्र राणा ने, और जो होशियार सिंह ने तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को टारगेट किया, कांग्रेस हाईकमान को टारगेट किया। उसके बाद यहां पर यादवेंद्र गोमा और संजय अवस्थी और जो संजय रतन है वो आए प्रेस वार्ता करने, और उन्होंने बागियों को टारगेट किया और भाजपा को भी किया। यादवेंद्र गोमा ने कहा कि अगर इनको कोई दिक्कत थी, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें दुख इस बात का है कि जितने लोग गए उनमें से 3-4 फैमिलीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से कांग्रेस की परिवार थे, बाकियों का कुछ बैकग्राउंड भाजपा का था, लेकिन 3-4 फैमिलीज ऐसी थी जिनका पूरा बैकग्राउंड कांग्रेस का था, उनके जाने का दुख है, ऐसा इन्होंने कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि जो अभी तक चीजें चल रही हैं उसके मुताबिक जो बीजेपी ने जो एक सेट एजेंडा है इनका सरकार गिराने का, ये उस पे काम कर रहे हैं, और 34 विधायक सीएम के साथ खड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीजेपी में नहीं जा रहा। इसी के साथ मेजोरिटी का दावा संजय रतन ने किया। उन्होंने कहा कि 6 के डिस्क्वालीफाई होने के बाद अब जो मेजोरिटी है वो हाउस रिड्यूस हो गया है, तो 34 के नंबर के साथ मेजोरिटी कांग्रेस के पास है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार पूरी तरह से बहुमत में है और सरकार को उसी तरह से चलाएंगे। दूसरा एक और बात कही, और वो बात कही संजय अवस्थी ने कि जो लोग गए उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, ये सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे, बीजेपी ने एक असफल प्रयास किया, मुख्यमंत्री को ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कहा संजय अवस्थी ने, और जनमत को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये बात साथ में की गई है। तो ये हो गई जो बागियों पर सरकार का हमला था वो, और जो मेजॉरिटी का दावा हुआ है वो भी बात हो